नमस्कार साथियों, क्लास 12 के इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी पूरी ज़ोरों पर होगी। अगर आप ये 5-5 सेट कंप्लीट कर लेते हैं और बुक तो आपने पढ़ा ही है, तो आप न केवल पास करेंगे बल्कि अच्छे नंबर से पास करिएगा और मेरिट लिस्ट में आपका स्थान आएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मॉडल सेट 3 की प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हड़प्पा की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, व्हीलर ने या आर.एस. बिष्ट ने। साथियों, सभी जगह के हड़प्पा के जो विभिन्न जगह हैं, स्थल हैं, उनकी खोज विभिन्न लोगों ने किया। तो आपको मालूम करना होगा कि किन किन जगहों की खोज किसने की। तो हड़प्पा की खोज जो है वो आपके हड़प्पा की खोज करने वाले जो हैं वो दयाराम साहनी हैं। मोहनजोदड़ो की खोज आप लोग जानते हैं राखल दास बनर्जी ने की है। तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या गुणक का व्यवहार करते थे? 4 का, 8 का, 2 का या 16 का। तो साथियों, तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी 16 के गुणक का उपयोग करते थे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? लौह युग की, ताम्र युग की, कांस्य युग की या पुरापाषाण काल की। साथियों, जैसे जैसे धातुओं का उपयोग होता गया, जैसे जैसे धातुओं का आविष्कार होता गया, सभ्यताएं जो है और विकसित होने लगी। तो लोहा का युग तो बाद में आया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो था वो तांबे युग का कारण विकसित हुई थी। तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो पुरानी सभ्यताएं सारी नदी के किनारे विकसित हुई हैं, क्योंकि नदी के यहाँ खेती और पशुपालन करना ज़्यादा सुगम था। तो बताना है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज के किनारे, सिंधु के किनारे, रावी के किनारे या व्यास के किनारे। तो साथियों, हड़प्पा नदी जो है हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। वैसे इसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इन सारी नदियों में सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? अर्थात बड़े नहाने के जो रूम हैं वो कहाँ से मिले हैं? राखीगढ़ी से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या धौलावीरा से। तो साथियों, मोहनजोदड़ो से जो है वो विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। तो हमारा आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे नगर मिले हैं, जैसे आप लोग ऑप्शन में भी देख रहे हैं, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, इसके अलावा आप हड़प्पा, लोथल, ये सब का नाम सुनते हैं। तो सबसे बड़ा शहर इसमें से कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो था, सबसे बड़ा नगर जो था, वह था मोहनजोदड़ो। तो फिर हमारा आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 7, कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? एशियाटिक सोसाइटी 1780 में, 1782 में, 1784 में या 1786 में। तो साथियों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में अंग्रेज़ों ने की थी। इसका स्थापना करने का उद्देश्य था कि अंग्रेज लोग जानना चाहते थे कि भारत की किताबों में क्या लिखा हुआ है, भारत की संस्कृति को वो समझना चाहते थे। क्यों? वो भारतीय बनना चाहते थे, हिंदू बनना चाहते थे? ऐसी बात नहीं, वो भारत को अच्छे से गुलाम बनाने के लिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? दयामाबाद, आलमगीरपुर, मांडा या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है अभी के भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक फैला था। तो इसका जो उत्तरी सीमा था वो मांडा था। मांडा हमारे देश में जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो इसका उत्तरी सीमा जो था वो मांडा था। आपको इसका पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी सीमा आपको याद रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या थी, पूर्वी सीमा क्या थी और पश्चिमी सीमा क्या थी। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? चीनी का, गुड़ का, शहद का या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, उस समय चीनी और गुड़ का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए शहद का उपयोग करते थे, जिसे हम लोग मधु भी कहते हैं, हनी। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? सोर्त घई से, दिलमुन से, मागन से या मेसोपोटामिया से। तो साथियों, हड़प्पा के लोग जो है नीला लाजवर्द मणि वो सोर्त घुई से प्राप्त करते। तो हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? ईरान से, दक्षिण भारत से, राजस्थान से या कश्मीर से। तो साथियों, सोना का
जो भंडार था वो दक्षिण भारत में था। क्वेश्चन नंबर 12, 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? अर्थात ब्राह्मी लिपि को डिकोड सबसे पहले किसने कर पाया? जेम्स प्रिंसेप ने, विलियम जॉन ने, जॉन मार्शल ने या व्हीलर ने? तो साथियों, ब्राह्मी लिपि को डिकोड करने का, पढ़ने का श्रेय जो है सबसे पहले वो जाता है जॉन प्रिंसेप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ? सबसे अधिक किस लिपि का उपयोग हुआ? खरोष्टी का, अरमाइक का, यूनानी का या ब्राह्मी का? सभी लिपियों का उपयोग हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हुआ है मौर्य काल में वो ब्राह्मी लिपि का हुआ है। तो हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? 11वें, 12वें, 13वें या 14वें शिलालेख? तो कलिंग विजय का जो उल्लेख है वो 13वें शिलालेख में है। कलिंग विजय के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से, स्कंदगुप्त से, विजयसेन से या खारवेल से? तो साथ ही हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा है? 4, 5, 6 या 7? तो राजगीर 7 पहाड़ियों से घिरा है। राजगीर को राजधानी बनाने का कारण, जो मगध की राजधानी राजगीर को बनाया गया, इसका कारण ही यही था कि वो पत्थरों से घिरा था, जिसके कारण वो एक सुरक्षित दुर्ग के रूप में काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? बाद में मगध की राजधानी राजगीर से हटा करके पाटलिपुत्र ले जाया गया, तो उसकी स्थापना किसने की थी? अशोक मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या उदयन ने? तो साथियों, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। इंडिका के रचयिता कौन थे? विशाखादत्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा या मेगस्थानीज? तो साथियों, इंडिका की रचयिता जो थे वो मेगस्थानीज थे। ये वह किताब है जिससे हमें मौर्य काल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। सारनाथ का स्तंभ किसने बनाया? सारनाथ का स्तंभ आप लोग देखे होंगे, 4 बाघ हैं जिसमें से 3 दिखते हैं और एक नहीं दिखता है, जो कि हमारे देश का क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो ये स्तंभ किसने बनाया था? अशोक मौर्य ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या कनिष्क ने? तो साथ ही सारनाथ का स्तंभ बनाने का श्रेय जो है वो सम्राट अशोक को जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, 187 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ का वध किसने किया? बृहदर्थ का अंत करके मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ और फिर शुंग वंश की स्थापना हुई। तो बताइए किसने की थी? रुद्रदामन ने, पुष्यमित्र शुंग ने, कनिष्क ने या श्रीगुप्त ने? तो साथियों, बृहदर्थ का वध पुष्यमित्र शुंग ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? उसका बर्थ प्लेस क्या है? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या श्रावस्ती? तो साथियों, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान जो है वो लुम्बिनी है। बोधगया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई है और श्रावस्ती में उन्होंने मैक्सिमम जो है अपने स्पीच दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में, 1708 ईस्वी में, 1708 फिर दे दिया गया सी में भी, और डी में दिया है 1710। तो बताना है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। तो साथ ही औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1707 ईस्वी में हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगल साम्राज्य जो है वो कमज़ोर होने लगा और फिर उसका पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है? नेपाल, चीन, भारत या श्रीलंका? साथियों, दीपवंश और महावंश ग्रंथ जो है वो श्रीलंका की जानकारी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित हैं? सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में या इनमें से कोई नहीं? ये तीनों जो है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, वो बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन महात्मा बुद्ध की जो उपदेश हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो सबसे ज़्यादा आपका सुत्त पिटक में संकलित है। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1603 में, 1604 में या फिर 1605 में? तो साथियों, अकबर की मृत्यु जो है वो 1605 में हुई। अकबर ने राज सिंहासन, मतलब उनका राज्यारोहण कब हुआ, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि सेट 2 में उसका आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिया? इसका व्याख्या मैंने पहले क्वेश्चन में कर दिया है, तो आप जानते होंगे कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया है, तो वो दिया है श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध सूबा वर्तमान के किस राज्य में है? अवध, अयोध्या आप लोग जानते ही है,
तो अवध जो है सब अभी किस राज्य में है? झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या हरियाणा में? तो साथ ही अवध जो है वो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? दिनार, दाम, रुपये या इनमें से सभी? तो साथियों चांदी का सिक्का जो है वो कहलाता था दिनार। क्वेश्चन नंबर 29, आईने अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है? मंजिल आबादी में, सिपाह आबादी में, मुल्क आबादी में या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका आंसर होगा ए। मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा चलाई गई थी, आप लोग जानते हैं, और मनसबदार के कितनी किसको मनसबदारी मिली है उसके आधार पर उनके पोजीशन का पता चलता था। तो 500 से कम जिसकी मनसबदारी होती थी उसे मनसबदार कहते थे। फिर उसके बाद अमीर कहलाता था, उमर कहलाता था। तो अमीर, उमरा और मनसबदार ये आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 30, विजयनगर को अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो किस राज्य के साथ उसका स्ट्रगल चलता रहा? तो आपको बताना है, पुर्तगालियों के साथ, कालीकट के साथ, बहमनी राज्य के साथ या पांड्यों के साथ? तो साथियों विजयनगर का जो जानी दुश्मनी वो चलता रहा हमेशा बहमनी राज्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विजयनगर के किस शासकों ने मुस्लिमों को सेना में भर्ती किया था? बुक्का ने, कृष्णदेव राय ने, राम राय ने या देवराय सेकंड ने? साथियों इसका सही आंसर होना चाहिए देवराय प्रथम, लेकिन यहाँ पर देवराय प्रथम दिया नहीं है तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। तो आप याद रख लीजिएगा कि विजयनगर में जो मुसलमानों को सेना में भर्ती करने वाले जो शासक थे वो देवराय प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 32, विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया है? बहमनी को, विजयनगर को, दक्कन को या मुगल को? तो यह ऑप्शन में ही आंसर छिपा हुआ है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विजय का शहर किसे कहा गया है। विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा गया है? पंपा देवी को, माया देवी को, लक्ष्मी देवी को या भानुमति को? तो साथियों विजयनगर की मातृ देवी जो है वो पंपा देवी को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ पर है? तंजावुर में, बीजापुर में, मदुरै में या मैसूर में? तो साथियों बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तंजौर में है। यहाँ पर थोड़ा नाम गड़बड़ लिखा है तो आप लोग याद रखिएगा तंजौर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, अकबर का शासनकाल क्या था? 1556 से 1605, 1605 से 1627, 1628 से 58 या 1658 से 1707? तो साथियों अकबर का शासनकाल जो था वो 1556 से 1605 था। ये ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है कि 1605 से 1627, तो ये किसका शासनकाल था? तो ये शासनकाल जो था वो जहांगीर का था। फिर आपको थर्ड नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है कि 1628 से 1658, ये किसका शासनकाल था? तो ये जो शासनकाल था ये शाहजहां का था। आपको सभी ऑप्शन को जानना होगा ढंग से। मान लीजिए क्वेश्चन चेंज कर दे तो आपको जानना होगा। फिर डी नंबर जो दिया है कि 1658 से 1707, ये किसका शासनकाल है? तो 1658 से 1707 जो है वो औरंगजेब का है शासनकाल। तो आपको सभी को सीरियली याद रखना होगा कि किसका कौन सा शासनकाल है। तो 1600 जो ये अकबर का जो बोला गया है वो 1556 से 1605। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया? हिंदुओं को तीर्थ यात्रा कर लगता था तो किसने समाप्त किया था? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या अकबर ने? तो सबसे उदार हृदय वाला अकबर था तो अकबर ही इसे समाप्त कर सकता है। तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? तो साथियों बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किया। बुलंद दरवाजा कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप जब कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला जो है वो बुलंद होता है। कमेंट नहीं करने पर थोड़ी निराशा होती है, इसलिए कमेंट अवश्य कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, चांदनी चौक दिल्ली का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया? गुलबदन बेगम ने, रोशन आरा ने, जहान आरा ने या मुमताज़ महल ने? तो बताइए कि इसका जो डिजाइन वो किसने किया था? तो इसका डिजाइन करने वाली जो थी वो जहान आरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विश्व की प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? तो यहाँ महाजनपद नहीं होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए, क्योंकि जो इसका आंसर होगा वो लिच्छवी होगा और लिच्छवी महाजनपद नहीं था, गणराज्य था। तो लिच्छवी में सबसे पहले
लोकतांत्रिक व्यवस्था या गणतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती थी। वहाँ पर शासकों का चुनाव होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई? तो भारत में ये विकसित कला है, मथुरा कला, गांधार कला, गुप्त कला, मौर्य कला। तो बताइए बुद्ध की मानवाकार मूर्ति सबसे पहले किस कला के तहत बनाई गई थी? तो वो थी गांधार शैली। साथियों, इस प्रकार आप लोगों ने सेट 3 के सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने 12th के साथियों के साथ शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।